नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे यूपी पीसीएस प्री 2019 का पेपर जो कि 15/12/2019 को संपन्न हुआ था। इससे पहले हम 3 पार्टों में 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए इससे आगे देखते हैं। पहले मैं एक कमेंट आया था मेरे पास एक यूज़र का, उन्होंने कुछ पूछा था, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा था कि सर आपने बताए हैं 2018 से लेके 2020 तक जो टोटल आप किसी भी स्टेट पीसीएस या कोई भी यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी आयोग ने क्वेश्चन कराए हैं, आप 30 पेपर बता रहे हैं। उन 30 पेपर को अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्या हमारा प्री निकल जाएगा? तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। एक तो देखिए, ये 30 पेपर आपको डायरेक्ट, ये नहीं है कि क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछा हुआ है यूपी पीसीएस ने 2019 में वही आपको पूछा जाएगा। इसकी व्याख्या से पूछा जाएगा, आपको व्याख्या पे ज़्यादा ध्यान देना है। और दूसरा उनका है ना, देखिए वो जो जवाब आप जानना चाहते हैं वो वीडियो के बीच में भी और लास्ट में क्वेश्चन आएगा ना, तो लास्ट में क्वेश्चन तक आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आप वीडियो देखना। और उसके अलावा मैं अपने बता देता हूँ कि मेरे आज तक कोई भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, कभी भी कोई नहीं रुका है। और प्री तो कोई भी नहीं है, चाहे पीसीएस का हो 2017, 2018 या आपके जो भी हुए हों 17, 18 या लोअर पीसीएस हुआ है या आर ओ 2017 हुआ है। देखिए आपको तैयारी इस तरह करनी है कि आपके नंबर अगर 150 में से 100 पे मेरिट जा रही है, हाँ अक्सर बच्चों का 50% से ज़्यादा बच्चों का, या आप 80% ही मान लीजिए, उनका क्या होता है कि जो उनके नंबर आते हैं जब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उनके नंबर रहते हैं किसी के 98, किसी के 99 या किसी के 102, 103, मतलब जो मेरिट लगती है उसके आसपास ही रहते हैं। आपको तैयारी ऐसी करनी है, या मेरे खुद के जो नंबर आते थे कि जो 150 में से आ रहे हैं ना, तो कम से कम आपके नंबर आने चाहिए 115। मेरे हमेशा इतने नंबर रहे हैं कि आपको कभी भी ये ना सोचना पड़े मैं इसकी तैयारी करती बार कि मेरा प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, या फिर मैं 2-3 महीने यही सोचता रहूँ कि मेरा प्री निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है। और उनका यूज़र का आपको आंसर है जो जो आप कमेंट पूछा था, उसका आंसर आपको अभी नीचे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 तक हो चुके हैं, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आ जाएगा आपका। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 76। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 व 2 दोनों। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि आपको पूछ लेगा वो कि जैव उत्प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सा है। उसका ऑप्शन होगा आपके पास एंजाइम, दूसरा हो जाएगा आपके पास उसका ऑप्शन हार्मोन, तीसरा हो जाएगा विटामिन, और चौथा हो जाएगा प्रोटीन। तो आपको इस तरह से भी याद रखना है कि जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं एंजाइम। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु उसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोह का, क्योंकि माँ के दूध में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन B6, B12 काफ़ी मात्रा में रहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से उनके पहली बार प्रयोगानुसार में संश्लेषण के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4, 2, 3, 1। अब देख लीजिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। केवलार तो ये पूछा हुआ है, ये देखिए यहीं पे इसी क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में संश्लेषण रेशा था। उसके बाद इसमें 2 चीज़ याद रखनी है आपको। एक तो इसमें बहुत बार पूछा जाता है आपका फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है ये पूछा जाता है, ये जैसे कार्बन का ग्रुप क्या है, तो इसके नाम से लगता है कि जैसे फ्लोरीन पदार्थ से बना हुआ है, पर ये कार्बन 60 का है, जिसकी जो षटकोणीय है उसकी स्थिति इस प्रकार होती है, देख लीजिएगा। और एक ग्रेफिन, ये नया है ना, नैनो कार्बन का रूप है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप 79। बिब्लियोमेट्रिक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सूचना प्रबंधन उपकरण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वापसी की शक्ति। एल्बिडो को मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। देखिए जो पृथ्वी है हमारी या कोई भी वस्तु है, वो जितना प्रकाश अपने रखती है और कुछ वापस भेज देती है, उसी के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे बादल है, बादल वो हमेशा सूर्य की रोशनी को वापस भेज देते हैं, तो वो उसका एल्बिडो है। और पृथ्वी का जो एल्बिडो है, पृथ्वी का जो एल्बिडो है वो 30 से 35% के बीच में है। ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81। गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 व 2 दोनों। ये पढ़ लीजिए, दोनों हो जाएंगे इसके।
क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अब देखिए, जो उन्होंने कमेंट पूछा था कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे आपका प्री निकलता है, वो ऐसे निकलेगा कि आपने पहले तो ये देखना है कि कोई भी पेपर अभी हुआ है लेटेस्ट में, इसने क्योटो प्रोटोकॉल से पूछा है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जल संरक्षण से नहीं है, इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको ये याद रखना है, ये हुआ था 1997 में और लागू हुआ था 2005 में। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। ये इसमें जब 1997 में अंगीकृत हुआ था और 2005 में इसे लागू कर दिया गया था। उसके अलावा क्योटो है, जो क्योटो वो जापान का शहर है, पहले ये जापान की राजधानी थी टोक्यो से पहले, ये याद रखिएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि जो ये पूछ रहा है उनके सभी को याद होने चाहिए। जैसे ये कार्टोजोना प्रोटोकॉल है, ये बायोसेफ्टी से संबंधित है, जिसे जैव सुरक्षा कहते हैं, या जैव विविधता कह लीजिए। अब ये 2000 में आया था और 2000 में आया था और 2003 में लागू हुआ था। आपको एक क्वेश्चन ये याद रखना है। इसके अलावा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, पर्यावरण पे पूरे विश्व में ये पहला सम्मेलन था इस पे बात की गई थी पर्यावरण के बारे में। एक इस तरह याद हो गया। अब तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये ओजोन परत से संबंधित है, मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा का। उसके बाद ये 1987 में आया था, 1989 में तो इसकी लागू हो गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जो 1987 में, तो इस पर बात चली थी और 1989 से लागू कर दिया था। तो आपको इस तरह पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपको उसके जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं A B C D, आपको उन सबका पता होना चाहिए, तभी आप अब अगले को पेपर दोगे आप, ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको। वो मिल जाएगा आपको है ना, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था, किस में मिल जाएगा, कार्टोजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन परत से, जल संरक्षण से, बायोसेफ्टी से, या जैविक प्रदूषक से। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83, मैंने पहले से ही जब से ही तैयारी की है, जब से मुझे ये कंटेंट पता चला है, मान लीजिए कि जैसे हमेशा 1-2 नंबर से रहता था, जब से ये बात समझ में आई है तब से कभी कोई मैं एग्जाम में 10-15 नंबर हमेशा ज़्यादा ही रहे हैं, कभी ऐसा नहीं कि मेरिट पर रुके हों। तो यही आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं ये पेपर है आपका मुझे घटना चक्र का मिला, वरना आप यूट्यूब पे देखोगे तो कम से कम 1000 पेपर पड़े हुए हैं यूपी पीसीएस 2019 के। पर आपको वो क्या बताएंगे, वो सीधा डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया, चलो आगे, हमने भी एक बार देख लिया, चलो आगे। अब ये इसमें पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83, कथन है इसका, उष्ण कटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है और कारण है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही हैं। उष्णकटिबंधीय, ये आपकी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है बीच की, ऊपर कर्क होगी नीचे मकर होगी। जो ये भूमध्य रेखा है, इस पर उष्णकटिबंधीय सबसे अधिक जैव विविधता मिलती है। इस पे तितलियों की नहीं कि कोई भी पेड़ पौधे हों, जंतु हों, सबसे ज़्यादा जैव विविधता इसी क्षेत्र में मिलती है, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में। और ये पूछा हुआ है दूसरे में, तितलियां कम तापमान में, तो जहाँ बर्फ होगी वहाँ तो रह ही नहीं पाएंगी, जहाँ जैव विविधता ज़्यादा है वहीं रहेंगे। तो ये आंसर हो गया इसका। इसी से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत में तितलियों का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बन्नरघट्टा है, कर्नाटक में है। ये याद रखिएगा, बन्नरघट्टा है, बन्नरघट्टा। ये तितलियों को ही संरक्षित करता है, जैसे आपका दुधवा नेशनल पार्क हो गया और टाइगर के लिए हो गया, तो इस तरह याद रखिएगा, भारत से कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84, परिस्थिति तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण में ऊर्जा की मात्रा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, घटती है। अब देख लीजिए, इससे पहले मैंने समीक्षा अधिकारी का पेपर कराया, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था। 2018 के पेपर के समीक्षा अधिकारी के प्री के पेपर से 2019 यूपी पीसीएस में दिसंबर में कम से कम 3-4 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वरना और कम से कम 8-10 इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इससे ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसे भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन एक पेपर में आया था कि 10% नियम किससे संबंधित है, तो ये आपका इसी से संबंधित है। ऊर्जा का जो क्षरण होता है एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने में, घटती है ना, तो 10% हर स्तर पर घटती चली जाती है। तो अगर पूछे 10% नियम किससे संबंधित है, तो आपको बताना है इससे, आपका ऊर्जा स्तर से। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण में संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। इससे 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, नील हरित शैवाल आपका जैव उर्वरक है और धान में जो नाइट्रोजन स्थितीकरण हो उसे बढ़ाता है, और एक याद रखिएगा ये बैक्टीरिया है।
साइनोबैक्टीरिया, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, धुआं स्मोक आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार शुरू किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88, श्याम विवर्स होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है श्याम विवर क्या होता है, तो आप इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए क्वेश्चन का, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ब्लैक होल है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हवाई जहाज से संबंधित नहीं होगा, सूर्य का भी एक धब्बा नहीं, अंटार्कटिका का एक तारा है ब्लैक होल। जो ये घटना घटती है, तारे खत्म होते हैं, वो ब्लैक होल के द्वारा ही होते हैं। इस क्वेश्चन में इसकी डिस्क्रिप्शन में से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो ये बताया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो 1.44 सौरयूथिक द्रव्यमान की सीमा है, तो ये दी किसने थी? ये थे अमेरिकी भारतीय वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। एक तो ये याद रखना है, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है इसी के लिए। इन्होंने बताया था कि कोई तारा अगर 1.44 मास तक है तो वो बना रहेगा, अगर ये इससे कम पे जाता है तो वो श्वेत वामन में बदल जाएगा, और अगर इससे ऊपर जाता है तो न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल कहते हैं उसे, उसमें बदल जाएगा। ये भी पूछा हुआ है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का संबंध किससे है? भौतिक, रसायन या चिकित्सा या फिर जीव विज्ञान। तो आपको याद रखना है भौतिक वैज्ञानिक थे। ये आपने देख लिया, इसका ये पढ़ लीजिएगा पूरा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, पश्चिमी घाट। इसमें आपको 3 चीज याद रखनी है। जैव विविधता पूछे हैं तो भारत में जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं वो 3 हैं। 3 याद रखने हैं आपको, ये हो जाएंगे। पहला तो याद रखना है पश्चिमी घाट, ये याद रखिएगा। और दूसरा हो जाएगा पूर्वी हिमालय। और तीसरा हो जाएगा आपका जो भारत म्यांमार की सीमा है जो, वो नीचे अंडमान निकोबार तक गई है एक वो। अब जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ये 3 चीज याद रखनी, इन्हीं से ही आएगा। ये 3 चीज हॉटस्पॉट है जैव विविधता के भारत में, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और भारत म्यांमार की सीमा जो अंडमान निकोबार तक गई हुई है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नीति आयोग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91, लघु उद्योगों से बनी निम्नलिखित समितियों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ये चारों समिति देख लीजिएगा, इसके ये दी हुई हैं कौन कौन सन में आई थी। बस इससे एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग से, या फिर आपका आरबीआई से, या फिर आपका किस लघु उद्योग से। तो इसका संबंध है ये, आपको ये याद रखना है, जो लघु उद्योग से आबिद हुसैन समिति का संबंध था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 तो हो गया है। इसमें पूछा हुआ है योजनाएं। देखिए इकोनॉमिक्स में आपको कुछ नहीं करना है, इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजनाएं पढ़िए और उसके आपको टोटल योजनाएं पुरानी जितनी भी चलाई गई हैं वे सारी याद होनी चाहिए, सन सहित कितने सन में वो आई थी। अब ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आप मैचिंग कर देख लीजिएगा। मैचिंग है इसमें जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो 2005 में आया था, राष्ट्रीय बाल विकास योजना 1975 में आई थी, कुष्ठ रोग 1983 में हुआ था, और आत्मनिर्भर ये हुआ था 1976 में। अब इसमें ये याद रखिएगा, दो ये काफ़ी बार पूछी हुई है। एक तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 याद रखना है, एक समेकित बाल विकास योजना 1975, ये दोनों काफ़ी इंपोर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कथन और कारण दिया। कथन दिया हुआ है, हाल ही के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। कारण हो जाएगा पारिवारिक आय में सुधार व शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ये 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्ष अधिक है। देखिए तो मोदी जी हैं वो काफ़ी बार अपने भाषण में बता चुके हैं, जो विश्व में सबसे अधिक युवा शक्ति वाला देश है वो भारत है। यहाँ पे जो 15 से 59 तक के व्यक्ति हैं या जिन्हें युवा की श्रेणी में रखेंगे 30 साल तक 15 से, उनकी संख्या सबसे अधिक है। तो ऑटोमेटिक की जो ये डिपेंडेंसी रेट है, ये डिपेंडेंसी रेशियो है जो ये होता है जो वृद्ध हो जाते हैं हमारे, वो कोई काम नहीं कर पाते शारीरिक अक्षमता के कारण,
तो इसलिए वो डिपेंड हो जाते हैं किसी और पे। ये हमारे यहाँ कम है, और जैसे चीन जापान है उसमें ये निर्भरता अनुपात ज़्यादा बढ़ रहा है, वो इसलिए वे अपनी पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं। चाइना ने भी वन चाइना पॉलिसी में चेंज किया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को प्रशिक्षित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए अभी जो उन्होंने कमेंट किया था, पूछा था कि सर हमारा इतने पेपर पढ़ने से 30 पेपर अगर हम निकाल भी ले सिलेक्शन हो जाएगा नहीं, वो आपका आंसर इसमें छिपा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया था तो आप इसमें समझिए। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमने कहीं भी पेपर देखा तो इसका याद कर लिया कि भाई एसडीजी लक्ष्य से है, इसका हमें याद करना है, जल से संबंधित है 6, हो गया इतना। पर जब मैं तैयारी करता हूँ या हम करते हैं, कोई भी जो अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छी ना हो इसे ये कह लो कि स्मार्ट स्टडी करता है, वो ये करता है कि अगर अब इस बार इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है एसडीजी से, तो हमें पता है एसडीजी का पहले तो हमें पता ही है कि एसडीजी सतत विकास लक्ष्य हैं, 2030 तक हमें पूरे वर्ल्ड को प्राप्त करने हैं, और ये कितने हैं 17 गोल्स हैं एसडीजी के 17, इतने तो आपको सबको पता है। अब जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो फिर मुझे भी नहीं आता था ये, पर मैंने इसमें स्ट्रेटजी अपनाई, मैंने एसडीजी सारे निकाले 1 से लेकर 17 तक, उसमें देखा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं और उन्हें याद कर लिया। तो यही आपको करना है, इसे छोड़ना नहीं है। इस क्वेश्चन के सब पकड़ो आप, एसडीजी 7, 8, 9, मैंने 17 के 17 देखे, तो देखो जैसे मैंने याद किया है मैं आपको बता देता हूँ, आपको अच्छा लगे तो ठीक है। देखिए जैसे पहला है, कोई आप इसे ट्रिक से समझ लीजिए। देखिए कोई गरीब व्यक्ति है, वो क्या करेगा कि अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, उसे खाना नहीं मिल पा रहा तो वो भूखा रहेगा। जब वो भूखा रहेगा तो उसका भूखा रहने के बाद उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा तो वो सोचेगा कि अरे मेरा स्वास्थ्य खराब है, काश हम भी पढ़ लिए होते, शिक्षा प्राप्त कर लिए होते, तो ऐसी स्थिति ना होती। और मान लो शिक्षा प्राप्त कर लेता है जो व्यक्ति, वो उसके बाद में उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, वो लैंगिक समानता के बारे में भी सोचता है कि भाई महिला पुरुष में समानता होनी चाहिए। उसके बाद लैंगिक समानता, फिर कहेगा भाई जल संरक्षण भी होना चाहिए, या फिर ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारा देश सही चलना चाहिए। तो अब ये मैंने एक ट्रिक बना ली है, मैंने ये याद कर लिया है। इससे पहले आपसे भी क्वेश्चन नहीं आता था, मुझसे भी नहीं आता था, पर अब अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे कभी भी कर लूँगा। ये मैंने एक ट्रिक बना ली, इसे भी याद रखो। भाई कोई गरीब व्यक्ति है, भूखा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया भूखा रहने की वजह से, फिर उसने शिक्षा प्राप्त अगर कर ली होती तो वो लैंगिक समानता के बारे में भी जानता, जल और ऊर्जा के। अब यहाँ आपके सारे एसडीजी लक्ष्य हो गए हैं। देखो जो पहला लक्ष्य है वो है आपका गरीबी से संबंधित, याद रखना है। दूसरा है आपका भुखमरी से संबंधित। तीसरा है आपका एसडीजी लक्ष्य है आपका स्वास्थ्य से संबंधित, बेहतर स्वास्थ्य के लिए। चौथे में बताया गया है शिक्षा के लिए। पांचवें में बताया गया है लैंगिक समानता के लिए। छठे में बताया गया है जल के लिए, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि जल का, स्वच्छ जल का किस में प्रबंध किया गया है, तो ये जल का है 6 में। और 7 में हो गया ऊर्जा का। अब आप सोच रहे होंगे मैंने लगातार क्यों लिए, मैंने लगातार ये लिए कि ये 7 ही शुरू के इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए आपको अब इससे आपका कभी भी नेक्स्ट लेवल में मैं कोई भी एग्जाम दूंगा 2020 में या 21 में, तो मेरा कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सारे याद कर लिए हैं। तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है। आप कह रहे थे ना कि कैसे निकलेगा, तो जो ये आप 2018 से 20 तक जो मैं पेपर अपने चैनल पे भी उपलब्ध कराऊंगा ऑथेंटिक आंसरों के साथ, अगर आप ये निकाल लेते हो और उसमें से आप खुद से क्वेश्चन निकाल के और उनके आंसर निकालोगे तो आपका होगा 100% होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। गरीबी, दूसरे में भुखमरी, तीसरे में स्वास्थ्य, चौथे में शिक्षा, पांचवें में लैंगिक समानता, पांचवें में, छठे में जल और सातवें में ऊर्जा। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा बस, जो एसडीजी लक्ष्य 13 है उसे और याद रखिएगा, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो ये लक्ष्य आपका कोई भी नेक्स्ट एग्जाम हो आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, थोड़ा बताने में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया, तो ठीक है अगले पार्ट में देखते हैं, लंबा वीडियो ज़्यादा लंबा ना होए। ओके, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट, शेयर एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।